So good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So, your first topic was about ultrastructure of bacterial cells. So it's about prokaryotic cell or the bacterial cell we will be studying today. So bacterial cells very microscopic. हम लोग इसको जो है ना यूज अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसलिए भी करते हैं, जनरली एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी, दूसरे प्रोटीन्स को बनाने के लिए भी इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। इनका डबलिंग टाइम जो है ना 20 मिनट के अप्रोक्स रहता है, तो इस कारण जो है ना बहुत ही तेजी से ग्रोथ होता है इनका। प्रोकैरियोटिक तो हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी है लाइफ का वो क्या है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात अगर करें तो डीएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में सिमिलर होता है। तो अगर प्रोटीन बनाने की बात करें तो हम लोग इन बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं एज अ मशीनरी। तो उसके लिए ये काफी अच्छा माध्यम है बैक्टीरिया, जिसमें कि हम अपने जीन को इंसर्ट करके और इनका डबलिंग टाइम कम होने की वजह से बहुत तेजी से ग्रोथ करा सकते हैं, और फिर हम लोग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से वो प्रोटीन को निकाल सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में की बात जहां तक करें तो हम लोग बैक्टीरिया को एज अ फैक्ट्री यूज करना चाहते हैं, जहां पर हम अपने मनपसंद के अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को उसके अंदर बना सके और बनाने के बाद उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सके। अगर आप बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर इसको देखना चाहती हैं तो आप उसको उसके नेटिव फॉर्म में यूज करते हैं और सॉइल ह्यूमिड सॉइल बैक्टीरिया का प्रोपगेशन हो, चाहे आप अलग अलग डिजीज के पैथोजेनोसिस की बात करें तो आप बैक्टीरिया को उसके नेटिव फॉर्म में यूज करना चाहते हैं बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सो व्हाट एवर द आइडिया बी, हमें ये जानने की बहुत जरूरत पड़ेगी कि एक टिपिकल बैक्टीरिया दिखता कैसा है, टिपिकल बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है। So that we are going to study here. So these prokaryotic or bacterial cells are very small और बहुत ही तेजी से डिवाइड करते हैं, जैसा कि बताया अभी। इनका शेप जो है कई एक तरह का हो सकता है। इट में बी, अगर राउंड शेप का हो, अगर ये स्फेरिकल शेप हो तो उस शेप को हम लोग कोकस बोलते हैं। तो ज्यादातर उस शेप के बैक्टीरिया के नाम के साथ कोकस लगा हुआ रहेगा, जैसे स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस का मतलब क्या हो गया, वो कोकस शेप का है। इसके अलावा अगर रॉड शेप हो, लंबा ऐसा हो, कैप्सूल की तरह हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस अगर बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बोला जाए कि लैक्टोबैसिलस इसमें बताओ तो आप गोल वाला चुन के बता दीजिए। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस लंबा वाला होगा। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया जो है उनका शेप कॉमा शेप्ड होता है, ऐसे घुमा हुआ सा। ठीक है, कॉमा शेप्ड मतलब घुमा हुआ, हल्का सा ऐसे उंगली टेढ़ा जैसे कर लेते हैं ना, वो टेढ़े उंगली जैसा रहेगा। तो उनको बोलते हैं विब्रियो। जैसे ऊपर दिख रहा है येलो कलर वाला जो है, ये विब्रियो। इसके अलावा कुछ जो है ना स्प्रिंग शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड होंगे, उनको स्पाइरुलम बोलेंगे। तो ये बेसिकली चार डिस्टिंक्ट तरह के अगर बात आप करें तो चार डिस्टिंक्ट तरह के मिलेंगे। हालांकि बैक्टीरिया इससे ज्यादा शेप के भी होंगे। जैसे कुछ ऐसा भी हो जाएगा जो ना पूरी तरह से लंबा ही है ना पूरी तरह से गोल ही है,
तो ऐसे शेप को हम लोग को दोनों को मिला के उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको बोल सकते हैं हम लोग कोकोबैसिलस। ठीक है, तो अलग अलग शेप का भी बैक्टीरिया मिल सकता है, बट टिपिकली ये 4 शेप आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो अपने चारों ओर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। जैसा कि पहले से हम लोग जान रहे हैं, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसके ऊपर चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो वो घिरा होना ही होना है। इसके अलावा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा उसके ऊपर एक सेल वॉल भी होता है। ये सेल वॉल जो है बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल से बिल्कुल अलग होगा। मतलब ये सेल वॉल जो है न प्लांट के सेल वॉल जैसा होगा और ना ही फंगाई के सेल वॉल की तरह होगा, ये बिल्कुल ही अलग होगा। ये जो सेल वॉल होता है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दे रहा है। ये सेमी परमेबल नेचर का होता है। सेमी परमेबल कहने का मतलब हुआ बेस्ड ऑन साइज कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं, छोटी चीजें जा सकेंगी और बड़ी चीजें नहीं जा सकेंगी। 2 टर्म यूज होता है सेल बायोलॉजी में, सेमी परमेबल और सेमी परमेबल होता है और एक होता है सेलेक्टिव परमेबल। तो सेमी परमेबल का मतलब है कि बेस्ड ऑन फिजिकल साइज ऑफ द मैटर कुछ चीजों को अंदर जाने देगा और एक खास डायमीटर से बड़ी चीजों को अंदर नहीं जाने देगा। इसको बोलते हैं सेमी परमिएबिलिटी। मतलब सीव की तरह, जैसे छन्नी चाय का यूज करते हैं ना, तो चाय की छन्नी से जो महीन वाला बिल्कुल रहता है वो तो नीचे चला जाता है, लेकिन एक खास डायमीटर से ज्यादा वाला ऊपर ही रह जाता है। ठीक उसी तरीके से सेल वॉल का भी काम होता है। बेस्ड ऑन फिजिकल शेप ऑफ द मैटर वो महीन वाली चीजों को तो अंदर जाने देगा, बड़ी वाली चीजों को अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन सेलेक्टिव परमेबल का मतलब है साइज से कोई मतलब नहीं है, जिनका अंदर से बुलावा आएगा वही केवल अंदर जाएंगे, दूसरे नहीं जा पाएंगे। इस तरीके की चीज जो है ना वो दिखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमेबल होता है, उसको साइज से कोई मतलब नहीं है। वो छोटे से छोटा हाइड्रोजन को भी अंदर नहीं जाने देगा, प्रोटॉन को अंदर नहीं जाने देगा, लेकिन बड़े से बड़े शुगर मॉलिक्यूल को अंदर ले लेगा। ठीक है, वो भी हमेशा नहीं लेगा, जब चाहिए तब लेगा, जब नहीं चाहिए तो नहीं लेगा। तो ये हो गया सेलेक्टिव परमेबल। समझ में आया दोनों में अंतर? Yes, sir. तो द सेल वॉल इज सेमी परमेबल। तो ये सेमी परमेबल सेल वॉल से घिरा होता है। ये सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन इस बात से भी देता है कि सेल अंदर ही फूट नहीं जाए। ठीक है, अगर बाहर से हम प्रेशर इसको बना के सेल वॉल नहीं रखता है तो क्या होगा, अंदर इतना ज्यादा पानी जा सकता है जिससे कि सेल जो है वो बर्स्ट हो सकता है। तो सेल को बर्स्ट होने से बचाने के लिए जो है ये सेल वॉल काम करता है। तो ये सेल वॉल जो है दोनों तरफ से प्रोटेक्शन दे रहा है, अंदर से आने वाले फोर्स से भी प्रोटेक्शन दे रहा है बैक्टीरिया को, और बाहर वाले फोर्स से भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दे रहा है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इन साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। जैसे यूकैरियोट्स में बहुत तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है, जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, फिर आपका इंडोसोम्स हो गया, पेरोक्सीसोम्स हो गया, बहुत सारी चीजें रहती हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे। नो membranous structures inside the
साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो मेम्ब्रेन वाले कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे तो रहेगा क्या? रहेगा बिल्कुल विशुद्ध रूप से राइबोसोम्स रहेंगे और डीएनए रहेगा। डीएनए और राइबोसोम केवल इसके अंदर मौजूद रहेगा। इसके अलावा फूड ग्रेन्स रहते हैं और आपका जो डीएनए है वो दो तरह से रह सकता है। या तो जीनोमिक डीएनए रहेगा जो कि एक जगह इकट्ठा रहेगा। कभी कभी कुछ खास तरीके के प्रोटीन बनाने के लिए ये बाहर से कुछ डीएनए को इंपोर्ट कर लेता है और ऐसे डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे, छोटे छोटे डीएनए रहेंगे। इनको बोलते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर इंपोर्टेड साइटोप्लाज्मिक डीएनए। ठीक है, तो ये इंपोर्टेड साइटोप्लाज्मिक डीएनए किसके लिए रहेंगे? ये किसी खास कैरेक्टर के लिए रहेंगे। जैसे ऐसा समझिए कि बाहर से कोई चीज लेके आया, अभी तुरंत यूज करना है उसको, तो उसको छुपा के रखेंगे नहीं, उसको सहेज के रखेंगे नहीं, तुरंत यूज ही करने वाला चीज ही है, यूज करके तुरंत खत्म ही कर देना है उसको। तो ऐसे जो डीएनए है, ये डीएनए जो बाहर से लाए हुए स्पेशल कैरेक्टर के लिए है, इनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो है वो कभी कभी इन स्पेशल केसेस लेटर ऑन वो कभी कभी एडॉप्ट कर लिया जाता है जीनोमिक डीएनए के अंदर भी, बट दिस इज वेरी रेयर। तो टिपिकली एक जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर क्या मिलेगा? उसके अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा, उसके अंदर राइबोसोम्स मिलेंगे, उसके अंदर डीएनए मिलेगा और उसके अंदर फूड पार्टिकल्स मिलेंगे और मिलेंगे प्लाज्मिड। Plasmids. इतने सारे स्ट्रक्चर्स उसके अंदर मिलेंगे और ये पूरा का पूरा जो है वो घिरा हुआ रहेगा किस चीज से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो सील्ड रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर जो है वो रहता है सेल वॉल, और ये सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का सेल वॉल वो बाकी सबसे अलग तरह का होता है। ये सेल वॉल जो है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में कभी कभी क्या होता है, ये ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ, कभी कभी ऐसे बैलून जैसा फूल जाता है। उस फूले हुए हिस्से को इनफोल्डिंग जो है, इनसाइड का फोल्डिंग जो है, उसको हम मीजोजोम कहते हैं। सभी में नहीं मिलेगा, कभी कभी ये मिल जाता है। पहले इसको समझते थे कि ये कोई ऑर्गेनल टाइप का चीज होगा, किसी खास काम के लिए बना होगा, बट ये कंट्रोवर्शियल है। हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये जो मतलब मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग की वजह से कभी कभी मीजोजोम बन जाता है और उसके ऊपर रहता है सेल वॉल, और किसी बैक्टीरिया में सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर रहता है लिपिड का। ये लिपिड का लेयर जो है ये स्मूथनेस देता है उसको। सभी ने में नहीं मिलेगा, किसी किसी में मिलेगा। और इस लिपिड के लेयर को कैप्सूल कहते हैं। Capsule. इस लिपिड के लेयर को कैप्सूल कहते हैं। Oh. इसके अलावा अब देखिए बैक्टीरिया तो है, अब इसको चलना फिरना भी पड़ेगा भोजन वगैरह के लिए। तो चलने के लिए इसमें दो तरीके के अपेंडेजेस रहते हैं। एक को बोलते हैं पाइलस, जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ न्यूमरस हो सकता है। और जैसे कनखजूरा देखिए ना, Yes, sir. हाँ, तो कनखजूरा की तरह जो है ना पूरे शरीर में, उसका तो केवल लेफ्ट राइट ही निकला रहता है ना, इसका पूरे शरीर में निकला रहेगा। और उसी तरीके से ये तेजी से चल सकता है, स्विम कर सकता है, चल नहीं सकता है, स्विम कर सकता है। तो ये स्विम करने के लिए जो है इसमें पाइलस लगे होते हैं। इसके अलावा बॉडी में एक या दो बड़े जैसे
ऑर्गेनल हो सकते हैं, मतलब लंबा जैसा फीते की तरह का संरचना मिल सकता है, जिसको बोलते हैं फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम रोटेशन करता है, गोल 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 घूमता है। ठीक है, तो ये जैसे एक खास तरीके का नाव होता है, उसको देखिए पीछे में पंखी जैसा लगा हुआ होता है, उसमें पीछे पंखा जैसा लगा हुआ होता है उस नाव में, और उसको जब ऑन कर देते हैं तो वो पंखा चलता है बहुत तेजी से और नाव को आगे लेके भाग जाता है। देखा है आप लोगों ने? नहीं ध्यान दिया? पीछे में पंखी जैसा लगा हुआ होता है, मोटर रहता है। हाँ 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 सर, देखा है। ठीक है, तो और नाव बिल्कुल आगे भागता है। ठीक उसी तरीके से गोल Yes, गोल sir. घूमता है ये फ्लैजिलम, और पूरे बैक्टीरिया को भगा के लेके जाता है। आप अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इसको इसको जो है ना स्विम करते हुए देख भी सकते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत तेजी से हलचल दिखाते हैं, तो आप बैक्टीरिया को बिल्कुल ऐसे घूमते फिरते भी देख सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। उसको ड्रॉपलेट मेथड कहते हैं, ड्रॉपलेट मेथड से भी आप देख सकते हैं बैक्टीरिया को। तो अब आगे थोड़ा चलते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक का जो सेल इन्वेलप है और उसका जो मॉडिफिकेशन है उसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली बाहर का जो हिस्सा है, जो कवरिंग है, वो 3 हिस्से में आप इसको दिखा सकते हैं। सबसे बाहर वाला, जिसको हम लोग कैप्सूल कह रहे हैं अभी, वो, उसके अंदर का सेल वॉल, और तीसरा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ठीक वैसा ही होता है जैसे यूकैरियोटिक में मिलता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये तीनों जो है ये मिलके इन्वेलप बनाता है उसका। ये तीनों मिलके इन्वेलप बनाता है। कौन कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल। तीनों मिलके, और तीनों का काम क्या है? तीनों का काम अल्टीमेटली तो एक ही है, प्रोटेक्टिव यूनिट बनाना। Yes, लेकिन sir. लेकिन इनका अपना भी अलग अलग रोल है। तीनों मिलके तो एक प्रोटेक्टिव यूनिट बना ही दिया, लेकिन इन तीनों का अपना अपना रोल भी है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी आपको एक रोल बताया ना, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेल को जब Yes, sir. जिस चीज की जरूरत होगी उसके लिए वो अलाउ करेगा कि टेक दिस मॉलिक्यूल इनसाइड, अगर जरूरत नहीं है तो उसको आने ही नहीं देगा अंदर। ठीक है, इसके अलावा उसके ऊपर जो सेल वॉल है वो क्या कर देगा? वो कह देगा कि इतना बड़े मॉलिक्यूल से नीचे नीचे का मॉलिक्यूल लेना है तो ले लो, इससे बड़ा तो आने ही नहीं देंगे। इसके अलावा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बर्स्ट होने से बचा रहा है। ठीक है, तो सबके अलग अलग फंक्शंस भी हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर भी है। तो कमिंग टू बैक्टीरियल सेल वॉल फर्स्ट। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब आपके यहाँ के स्टडी से बाहर का चीज है, इसलिए उसको कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेम टू सेम वहां भी है, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग केवल बाकी के दोनों को देखेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल देखेंगे और उसका इन्वेलप देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में जो है, जो सेल वॉल है, वो सबसे पहला प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं, टफ प्रोटेक्टिव लेयर। और काम क्या होगा? अंदर के प्रेशर से बर्स्ट होने से बचाना। तो उस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। जो अंदर प्रेशर बन रहा है ना, वाटर अंदर इकट्ठा होने की वजह से, उसको बोलते हैं टर्गर Yes, प्रेशर। sir. सो ये टर्गर प्रेशर से सेल को बर्स्ट होने से बचाता है। ये बना हुआ होता है एक टिपिकल प्रोटीन और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से, जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। दो शब्दों से बना हुआ है, पेप्टिड और ग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिड मतलब हो गया प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब हो गया शुगर। ये बैक्टीरियल सेल वॉल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर मौजूद होता है। ये जो है, इसमें जो दो लेयर है,
पेप्टाइड और ग्लाइकेन। तो पेप्टाइड मतलब तो प्रोटीन हो गया, उसको अलग कर दीजिए। तो ग्लाइकेन वाला जो हिस्सा है वो पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड जो है दो तरह के पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है, नैम और नैग। नैम का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नाम बिल्कुल याद रखना है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और जो दूसरा है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन, ग्लूकोसामाइन भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज अमाइन दो तरीके का शुगर है, पॉलीपेप्टाइड सॉरी पॉलीसैकेराइड है, नैम और नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और दोनों बराबर मात्रा में रहता है। जी क्या हुआ, क्लियर है? यस सर। तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ये दोनों इक्वल अमाउंट में रहते हैं, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। अब एक बात बताइए कि अगर आपको 3 फ्रेंड है, एक फ्रेंड को दे दिया जाए कि भाई जरा एक काम करो, कोई सामान है उसको बराबर हिस्से में बांटो, तो कैसे करना पड़ेगा? सामान पता नहीं है कितना है, ठीक है, तो कैसे बांटेंगे? तो कैसे बांटेंगे उसको? जैसे चॉकलेट, आपको नहीं पता है कितना चॉकलेट है, और सपोज सृष्टि जो है वो आज दान करने के मूड में है, सृष्टि जो है वो कही कि भाई आज हम चॉकलेट नहीं लेंगे, पूरा चॉकलेट तुम ही लोग दोनों में बांट देंगे। कैसे बांटना होगा उनको? गिनती करना पड़ेगा ना, लेकिन गिनती करने का समय नहीं है, तब कैसे बांटेंगे? अंदाजे से भी। नहीं, अंदाजे से कैसे? अंदाजे से तो इक्वल नहीं सर वो होगा ना। चॉकलेट है, ब्रेक कर देंगे बीच से, वो क्या नहीं नहीं, आधा था। बहुत सारे चॉकलेट है, बहुत सारे चॉकलेट है, ब्रेक अच्छा करने की अच्छा। जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, एक साक्षी को एक तनुष्का को, एक साक्षी को एक तनुष्का को, ऐसे देते जाएंगे ना, तभी तो इक्वल होगा। तो उसी तरीके से अब देखिए, वो कहेंगे कि ना भाई मेरा कोई मूड नहीं है चॉकलेट बांटने का, तो अभी देखिए, तो इसमें क्या होगा कि नैम नैग नैम नैग नैम नैग, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, इस तरीके से नैम नैग नैम नैग नैम नैग का इस तरीके से जो है ना एक सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, आप बगल के पिक्चर में देख भी रहे हैं, एक डार्क कलर है, एक लाइट कलर है, आपको दिख रहा है? तो इस तरीके से जो है ना, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, इस तरीके से लंबे लंबे पॉलीपेप्टाइड्स पॉलीसैकेराइड्स बन गए। और ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो है अरेंज हो जाते हैं, और इन पॉलीसैकेराइड्स को, जो लंबे लंबे पॉलीसैकेराइड्स है ना, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करता हुआ प्रोटीन रहता है। अब ये प्रोटीन जो है ये ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड कहने का मतलब क्या है, आपको बताए थे ओलिगो मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में 3 तरीके के टर्म यूज किए जाएंगे, मोनो, ओलिगो और पोली। मोनो मतलब एक, ओलिगो मतलब 2 to 9, 2 to 9। ठीक है, और पॉली मतलब मोर देन 10 और मोर देन दैट। तो यहाँ पर ओलिगो पॉलीपेप्टाइड से या ओलिगो पॉलीपेप्टाइड से वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो ओलिगो पॉलीपेप्टाइड से जुड़े रहने का क्या मतलब है कि ये 2 to 9 इतने ही बड़े केवल प्रोटीन से आपस में जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना एक टफ स्ट्रक्चर बनता है। ये टफ स्ट्रक्चर जो है ये ही बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाता है। क्लियर है? नैम नैग का पॉलीसैकेराइड, और वो पॉलीसैकेराइड जो है आपस में जुड़ा हुआ रहेगा ओलिगोपेप्टाइड से। ठीक है, बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इन्हीं को बनने से रोक देते हैं। मतलब ये जो पॉलीपेप्टाइड से जो जुड़ रहा है ना, ये जुड़ने नहीं देते। और ऐसे
जो पॉलीपेप मतलब ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये सब जो है ये दीज इंटरफेयर इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया तो गया, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। तो दीज वेयर वेरी इफेक्टिव इनिशियली। अब तो खैर और भी अलग अलग तरीके का स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स आ चुका है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक और दिक्कत ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी चुन के आ गए हैं जो किसी न किसी कारण से उसमें म्यूटेशन हुआ, हो सकता है ड्रग के प्रेशर से म्यूटेशन हुआ हो, एंड दे लैक्स दिस सेल वॉल। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हम पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ फुल फॉर्म है प्लूरोफॉर्म निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ प्लूरोफॉर्म अमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दीज, माइकोप्लाज्मा शायद यही होता है ना? हाँ वही बताने वाला था। ये जो बैक्टीरिया है ये इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है माइकोप्लाज्मा। अब देखिए एक बहुत बड़ी हाइपोथेसिस है, अभी येट टू गेट प्रूव्ड है, हालांकि हम लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है उस पे और मेरा तो मानना है कि ऐसा है। वो ये है कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के प्रयोग के कारण जो है ये माइकोप्लाज्मा का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब लैब में सेल्स को स्टोर करते हैं, एनिमल सेल का स्टोरेज जब करते हैं ना, उसमें एंटीबायोटिक डाल के स्टोर करते हैं। एंटीबायोटिक डाल के जब स्टोर करते हैं तो थोड़े समय के बाद जब कभी कभी हम लोग जब वो सेल को रिवाइव कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि सेल्स जो है बहुत बुरे स्थिति में है। और जब वैसे सेल्स को हम लोग माइकोप्लाज्मा के लिए जब टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे केसेस में वो माइकोप्लाज्मा पॉजिटिव दिखता है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि वो जो हमारा मीडिया था वो एंटीबायोटिक वाला मीडिया था और उसमें एंटीबायोटिक डालने से पहले से ही जो बैक्टीरिया है वो मौजूद था। लेकिन ये एंटीबायोटिक उसको सेल वॉल फॉर्मेशन से तो रोक दिया, बट दे अटेंडेड सम सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन और उसके कारण जो है वो अब माइकोप्लाज्मा में डेवलप हो गए। हालांकि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि माइकोप्लाज्माज आर वेरी मच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो अभी है वही जानेंगे, दोनों चीजें। कमिंग टू फर्दर, अब देखिए बहुत सारे जो है सेल वॉल जो है वो अपने ऊपर जो है पेप्टिडोग्लाइकन का तो लेयर है ही, लेकिन उसके ऊपर एक लिपिड का लेयर भी डाल देते हैं। तो इसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर, लिपिड है या नहीं है, इस बेसिस पर दो तरीके का सेल वॉल जो है वो बांटा गया। एक जिसमें एक सॉरी सॉरी तो एक जिसमें कि
लिपिड वाला जो पोर्शन है वो नहीं है, ऐसे वाले को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। तो नहीं है तो क्या रहेगा, वो केवल और केवल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होगा। ठीक है। और जो दूसरा है उसमें लिपिड का लेयर भी मौजूद रहेगा, ऐसे को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन एक में दिख रहा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उस वो टिपिकली केवल और केवल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है। ठीक है। और जो दूसरा ग्राम नेगेटिव दिख रहा है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन का हिस्सा छोटा हो गया और उसके ऊपर जो है एक लिपिड का पोर्शन लग गया, आउटर मेम्ब्रेन, है ना। तो अगर लिपिड वाला हिस्सा मौजूद है देन इट्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और अगर लिपिड वाला हिस्सा मौजूद नहीं है, केवल पेप्टिडोग्लाइकेन ही है ऊपर, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दोनों ही केस में, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, पेप्टिडोग्लाइकेन होगा ही होगा। इज इट क्लियर? यस। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा इसके ऊपर एक लिपिड का लेयर लगा हुआ रहेगा। ठीक है। ये लिपिड का लेयर जो है इसको बोलते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है। ये एक तो पहले नीचे लिपिड का लेयर है, लिपिड के लेयर के ऊपर जो है एक और लेयर लगा हुआ रहेगा जिसमें कि लिपिड भी रहेगा और पॉलीसैकेराइड भी मिला हुआ होगा। पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर। तो इसलिए इस लेयर को बोलते हैं लिपो पॉलीसैकेराइड। ये हाईली इम्यूनोजेनिक होता है, मैंने अपने खुद के एक्सपेरिमेंट में देखा है, दीज आर हाईली इम्यूनोजेनिक। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली जितने भी पैथोजन हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जैसे स्यूडोमोनास हो गया आपका, क्लैमिडिया हो गया, फिर आपका ये क्या नाम है, इकोलाई है, फिर जो दूध में मिलता है, क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस, ये सभी के सभी जो है ना ग्राम नेगेटिव है। तो मेडिकली मेडिकल चैलेंज जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं। उसका कारण एक बहुत बड़ा ये है कि इसमें बाहर की तरफ क्या रहता है, लिपिड रहता है, और लिपिड जो है वो हमारे जो सेल के लिपिड है उनके साथ ये एंकर हो जाता है, और एंकर होने से वो चिपक गया, और चिपकने के बाद जो है ये वहां पर ग्रोथ कर सकता है। इसमें लिपिड ए जो है वो हाईली टॉक्सिक रिएक्शन भी प्रोवाइड करता है, और ये इन्फ्लामेशन को जनरेट करता है हमारे शरीर में। जब जाएगा और जब ये सेल बैक्टीरिया सेल को तोड़ा जाएगा तो ये लिपिड ए जो है ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स दिखाता है। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स दिखाएगा तो क्या होगा, फीवर आ जाएगा, इंक्रीज्ड रिस्पायरेटरी रेट, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब आप लोग को पढ़ाया हुआ है। ठीक है। और यही चीज जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर हो जाता है तो इट मे इंडेंजर द लाइफ। ठीक है। ये ग्राम स्टेनिंग हम लोग अगले क्लास में मतलब कल पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? Yes. ओके, थैंक यू। Thank you. Thank you, sir.